आज अपन बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूंजी बजटन की, कैपिटल बजटिंग की। पूंजी बजटन प्रबंध की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत फर्म के लिए पूंजीगत व्यय का इस प्रकार नियोजन किया जाता है जिससे फर्म के उद्देश्यों की सरलता से प्राप्ति हो सके। पूंजी व्यय से तात्पर्य ऐसे खर्चों से है जिससे फर्म को अनेक वर्षों तक आय अथवा लाभ प्राप्त होता है। हानग्रेन कहता है कि पूंजी बजटन प्रस्तावित पूंजी व्ययों को करने व उनका वित्त प्रबंध करने का दीर्घकालीन नियोजन है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि पूंजी बजटन एक प्रबंधकीय तकनीक है जिसके द्वारा फर्म के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से फर्म के वित्तीय साधनों को ऐसी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है जिसका लाभ फर्म को अनेक वर्षों तक प्राप्त होता रहे। सरल शब्दों में बात करें तो फर्म इस प्रकार से पैसे को विनियोजित करना चाहती है जिससे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता रहे। पूंजी बजटन का उद्देश्य क्या है? पूंजी बजटन की आवश्यकता क्यों है? किसी भी फर्म के लिए पूंजी संपत्तियों में विनियोग एक जटिल समस्या है, परंतु पूंजी बजटन द्वारा इस जटिल समस्या को हल किया जा सकता है। इसी आवश्यकता निम्न कारणों से स्पष्ट है। पूंजी व्ययों के विश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है कि जो पूंजी खर्चे करने हैं वो किस प्रकार से करने हैं। श्रेष्ठ विकल्प के चुनाव के लिए कैपिटल बजटिंग की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न पूंजीगत व्ययों में समन्वय स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। पूंजी व्ययों पर नियंत्रण करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। हानि से बचाव हेतु इसकी आवश्यकता पड़ती है। अनिश्चितता और जोखिम कम करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय साधनों की व्यवस्था करने के लिए भी पूंजी बजटन की आवश्यकता पड़ती है। और किसी भी फर्म की सफलता का अगर राज पूछा जाए तो अच्छा कैपिटल बजटिंग ही उसकी सफलता का राज होता है। अब इसी प्रश्न की कड़ी में आगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पूंजी बजटन का महत्व क्या है। पूंजी बजटन का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वह पूंजीगत व्ययों के राशि में किया जाता है, बल्कि इसके प्रभाव दीर्घकालीन होते हैं। इसका महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। नंबर 1, अतिरिक्त विक्रय राशि को पूरा करने में सहायक है। जब भी आपको अतिरिक्त विक्रय राशि हो गई, उसके लिए अगर उसको एडजस्ट करना है पैसे को, तो उसके लिए यह सहायक है। श्रेष्ठ संपत्तियों के चुनने में सहायक है। आपको संपत्तियां खरीदनी है, सबसे अच्छी संपत्ति कौन सी होती है, उसमें यह सहायक है। संपत्तियों की लाभदायकता जांचने में सहायक है कि कौन सी संपत्ति प्रॉफिटेबल रहेगी, उसका एनालिसिस करने में यह सहायक है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन में यह सहायक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। उचित वित्त स्रोत निर्धारण करने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। रोकड़ बजट बनाने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। रोकड़ बजट बनाना है तो किस प्रकार से केस आएगा जाएगा, इसकी आवश्यकता पड़ती है। लागत को घटाने में भी यह सहायक है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता सुधारने में भी यह सहायक है। श्रम कल्याण योजनाओं की जांच करने में भी कैपिटल बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्व के बाद हम ये देखेंगे कि पूंजी बजटन की प्रक्रिया क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, पूंजी बजटन का प्रोसेस क्या है। पूंजी बजटन की कोई सर्वमान्य प्रक्रिया नहीं है, फिर भी सामान्यतः एक फर्म में पूंजी बजटन की निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। नंबर 1, जो भी विनियोग के प्रस्ताव आए हैं उन सबको आमंत्रित करना। पहले इनवाइट करना कि भाई कौन कौन से लोग हमें पैसा लगाने को इच्छुक हैं, तो इनविटेशन देना। फिर प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण, जो भी प्रस्ताव आए हैं उनका एनालिसिस या प्रेजेंटेशन करना। फिर प्रस्तावों की जांच करना, उसको चेक कर लेना प्रस्ताव सही है या नहीं है। फिर प्रस्तावों का आर्थिक विश्लेषण करना, उसका इकोनॉमिकल एनालिसिस कर लिया जाता है। फिर उनमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव होता है उसका चयन किया जाता है। फिर परियोजना का निर्णय लिया जाता है कि कौन सी परियोजना फाइनल करनी है, हमें कहाँ पैसा लगाना है। फिर बजट निर्माण किया जाता है, उसका एक क्या कहते हैं बजटरी फॉर्मेशन किया जाएगा। उसके बाद पूंजी व्ययों का अधिकरण किया जाएगा, जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उसको ऑब्जर्व किया जाएगा।
परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, परियोजना लागू कर दी जाएगी, और लास्ट में अनुवर्तन यानी फॉलोअप किया जाएगा कि हमने जो जैसा प्रस्ताव बनाया था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो था कैपिटल बजटिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसका थ्योरी में क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ें परीक्षा में पूछी जा सकती है, जिनका हमें इन बिंदुओं के माध्यम से जवाब देना है। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन यह है कि पूंजी बजटन की टेक्निक्स कौन कौन सी है। कोई भी एक टेक्निक्स परीक्षा में अक्सर आ जाती है। तो पहली टेक्निक है पुनर्भुगतान अवधि, जिसको अपन बोलते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मोटे तौर पे होता यह है कि किसी भी परियोजना में हमने जो पैसा लगाया है वो पैसा हमें कितनी अवधि में वापस प्राप्त हो जाएगा, इस अवधि का पता लगाना पे बैक पीरियड कहलाता है। अब पे बैक पीरियड ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं। नंबर एक, यदि हमें प्रतिवर्ष एक समान राशि प्राप्त हो रही है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि यदि हमने 1 लाख की परियोजना है और प्रतिवर्ष 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो पेबैक पीरियड ज्ञात करने का सूत्र है C/R। C का मतलब है प्रारंभिक विनियोग, R का मतलब है प्रतिवर्ष प्राप्ति। तो हमने प्रारंभिक विनियोग 1 लाख का किया और प्रतिवर्ष प्राप्ति 20,000 किया, तो 1 लाख में 20,000 का भाग लगाया तो उत्तर आया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष हमारा पे बैक पीरियड है। इसी का दूसरा पोर्शन है कि यदि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो एक समान नहीं होकर और असमान रूप से मिलता है। यदि असमान प्रतिवर्ष प्राप्ति होती है तो उन समान प्रतिवर्ष प्राप्ति होने की स्थिति में जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा उसकी एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF बनाई जाएगी। एक उदाहरण लिया हमने कि हमने 1 लाख रुपए विनियोग किए और पहले वर्ष में हमें 30,000 रुपये मिले, दूसरे वर्ष में फिर 30,000 मिले, तीसरे वर्ष में 20,000 मिले, चौथे वर्ष में 30,000 मिले, 5वें वर्ष में 20,000 रुपये मिले। तो हम इसकी CF बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। पहले में 30, दूसरे में 30 और 30 जोड़े 60, 60 में 20 जोड़े 80, 80 में 30 जोड़े 1,10,000, 1,10,000 में 20 जोड़े 1,30,000। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि 1 लाख रुपये लगाए और 1 लाख के बदले में हमें 5 वर्ष में 1,30,000 रुपये प्राप्त हुए। अब हमारा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमारे 1 लाख रुपये किस अवधि में प्राप्त होगा। तो 1 लाख रुपए की अवधि को ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना होगा। वो सूत्र यह है, संपूर्ण वर्ष प्लस बकाया राशि बट्टा अगले किस्त। तो हमने देखा CF में जाके देखते हैं तो 3 वर्षों तक हमारे 80,000 रुपये वसूल हो जाते हैं और चौथे वर्ष में हमारे 1,10,000 रुपये वसूल होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कहीं 1 लाख रुपये की समय अवधि ज्ञात करनी है। तो संपूर्ण वर्ष हुए 3, 80,000 3 वर्ष में पूरे हो गए। संपूर्ण वर्ष हो गए 3 वर्ष तो पूरे हो गए। अब 3 वर्ष तक हमें 80,000 रुपये प्राप्त हो गए, यानी कुल हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, प्राप्त हो गए 80,000। तो बकाया राशि हमारी बची 20,000, तो हम बकाया राशि लिखेंगे 20,000। और अगले किस्त यानी चौथे वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है, तो चौथे वर्ष में प्राप्त हो रहा है 30,000, तो 20,000 बट्टा 30,000। जब 20,000 में 30,000 का भाग लगाया तो 2/3 यानी 66% आया। तो हम ये कहेंगे 3 से ही 2/3 वर्ष यानी 3 वर्ष 8 माह या 3.67% वर्ष, यानी किसी तरह से करेंगे तो ये 3 वर्ष 8 माह निकलेगा। ये 2 प्रकार से निकलता है। एक तो एक समान प्राप्त होता है तो प्रारंभिक विनियोग में प्रतिवर्ष प्राप्ति का भाग लगाने से हो जाता है। यदि असमान प्राप्त होता है तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के और इस सूत्र के माध्यम से पेबैक पीरियड ज्ञात कर लेंगे। इसी पेबैक पीरियड का अगला एक 2 नंबर का प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है कि इसका रेसिप्रोकल्स ज्ञात कीजिए। तो रेसिप्रोकल्स ज्ञात करने का सीधा सूत्र है, 1 में पेबैक पीरियड का भाग लगा के 100 से गुणा करेंगे। यानी जैसे पेबैक पीरियड आया 3.8, 3 वर्ष 8 माह, तो 1/3.8 इंटू 100 करेंगे तो रेसिप्रोकल्स निकल जाएगा। टेक्निक्स में हमारी दूसरी टेक्निक्स है औसत प्रत्याय दर ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका सूत्र है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बट्टा एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स बट्टा एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब यह आता है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी जो हमारा प्रारंभिक विनियोग है और जो उसका अवशेष राशि प्राप्त होगी उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। जबकि एवरेज एनुअल इनकम की जब बात करते हैं तो एनुअल कैश इन फ्लो जो हमारा है
उसमें से हम मूल्यह्रास को घटा देंगे। डेप्रिसिएशन की दर अक्सर प्रश्न में प्रतिशत के रूप में दी गई रहती है। यदि प्रतिशत के रूप में नहीं दी गई है तो डेप्रिसिएशन भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन ज्ञात करने का सूत्र है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से स्क्रैप वैल्यू घटा दी जाती है और प्रोजेक्ट लाइफ के भाग लगा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर 1 लाख का प्रोजेक्ट है और 5 साल उसकी अवधि है और 5 साल बाद हमें उसके 10,000 रुपये वापस मिलेंगे। तो 1 लाख में से हमने 10,000 रुपये घटाए, पीछे बचे 90,000 रुपये। 90,000 में 5 वर्ष की अवधि है तो हमने 5 वर्ष का भाग लगाया 90,000 में, तो 18,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 90,000 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 18,000। उसके बाद अगली है तीसरी शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको अपन NPV बोलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू में ये बताया जाता है कि 1 रुपये का मूल्य 0 वर्ष में हमेशा 1 रुपये के बराबर होता है। यदि वो 1 वर्ष बाद 1 रुपया हमें प्राप्त होता है तो उसकी ओरिजिनल प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। NPV ज्ञात करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट C यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट घटाया जाएगा। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक टेबल से समझाने का प्रयास किया है कि यदि 1 रुपया 0 वर्ष की बात करें तो 1 रुपये के बराबर होता है। वही 1 रुपया 1 वर्ष बाद की बात करें तो 10% अगर उसकी ग्रोथ रेट है तो वो 1.10 पे आ जाएगा। तो 1 में 1.10 का जब अपन भाग लगाएंगे, 1 में जब अपन 1.10 का भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे ये 0.909 आया। यदि हम ये 2 वर्ष बाद बात करेंगे तो 2 वर्ष बाद 1.21 हो गया। 1.21 कैसे आया कि 1.10 में 10% हमने ऐड कर दिया, तो 10% जैसे ही ऐड करेंगे तो 1.21 हो जाएगा। 1 में 1.21 का भाग लगाएंगे तो 826 आएगा। इसी तरह से तीसरे वर्ष की बात करें, इसी तरह से चौथे वर्ष की बात करें, इसी तरह से 5वें वर्ष की बात करें तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इस तरह से ये आएगी। 1 रुपया 1 वर्ष बाद 909 रह जाएगा, 2 वर्ष बाद 82 यानी 82-83 पैसे के बराबर आ जाएगा। तीसरे वर्ष बात करेंगे तो 75 पैसे के बराबर आ जाएगा। चौथे वर्ष बात करेंगे तो 68 पैसे के बराबर आ जाएगा, और 5वें वर्ष बात करें तो ये 62 पैसे के बराबर आ जाएगा। चौथा है लाभदायकता PI यानी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स को जब अपन ज्ञात करने की बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का भाग दिया जाएगा, यानी जो प्राप्ति हुई और जो भुगतान किया उन दोनों के बीच में भाग लगा के इसको निकाला जाएगा। आंतरिक प्रत्याय की दर निकालनी होती है जिसको अपन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए IRR के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाएगा A + PVA - C बट्टा PVA - PVB B - A। होता क्या है, हम जब कभी भी पैसे किसी परियोजना में लगाते हैं तो हम ये देखते हैं उसकी ग्रोथ क्या है। ग्रोथ को इंडेक्स में जाके चेक करता है। A का मतलब है लोवेस्ट रेट ऑफ डिस्काउंट, B का मतलब है हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्काउंट रेट, C का मतलब है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, PVA का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोएस्ट रेट, और PVB का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट रेट। इस तरह से इस सूत्र के प्रयोग के माध्यम से हम टेक्निक्स निकाल लेंगे। तो हमारी कुल 4 टेक्निक्स हुई। जैसे चौथी थी लाभदायकता निर्देशांक, इससे पहले थी NPV, उससे पहले थी पेबैक पीरियड में भी दो थी। पहले थी जब एक समान प्राप्ति होती है, और उसके पहले थी जब एक समान प्राप्ति नहीं होकर असमान प्राप्ति होती है तो हम अपन CF बना के करते हैं। इस प्रकार से इस पूंजी बजटन के पूरे चैप्टर में हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी उदाहरण न्यूमेरिकल पोर्शन जो दिए गए हैं, इसके 2 या 4 उदाहरण जब अपन प्रैक्टिस करेंगे बुक्स में से तो हमें ये ध्यान पड़ जाएंगे। इसके बाद भी कोई समस्या हो तो अपन बैठ के बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने कैपिटल बजट को ढंग से समझने की कोशिश की। धन्यवाद।